हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अश्वनी सर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंडिया पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भारत का संवैधानिक विकास होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में किस प्रकार संविधान का विकास होता है। तो फ्रेंड्स जै, जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेज भारत में कंपनी के रूप में आया था। ठीक है, वह व्यापार के तौर पर आया था, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए वह पूरे भारतवर्ष पे के ऊपर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो फ्रेंड्स, साथ साथ में क्या है, समय बीतता गया। ठीक है, प्रशासन को चलाने के लिए नियम व कानून लाते गए। ठीक है, इसी के कारण क्या हुआ, भारत के संविधान का विकास होता है। ठीक है, जो भी ब्रिटिश सरकार, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जितने भी एक्ट, जितने भी अधिनियम बनते गए, उसी के द्वारा क्या हुआ, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो फ्रेंड, इस लेसन में हम देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तथा ब्रिटिश द्वारा जो भी एक्ट और अधिनियम लाया गया, उसके मुख्य प्रावधान क्या क्या रहे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो ये हमारा टॉपिक है वो है संविधान। हम भारत के संविधान के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल संविधान को समझ रहे हैं, संविधान का अर्थ होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वैधानिक दस्तावेज का अर्थ क्या होता है। ठीक है, वैधानिक दस्तावेज क्या है, एक प्रकार का जिसमें नियम और कानून होते हैं। ठीक है, किसी भी देश को चलाने के लिए क्या है, नियम कानून होना जरूरी है। ठीक है, जैसे देश या राज्य के शासन को संचालन करने के लिए क्या होना चाहिए, वहां पर नियम और कानून होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। साथ साथ में हमको संविधान के अंदर जो सरकार है, ठीक है, सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच में क्या है, एक अंतर संबंध व एक अच्छी शक्ति संतुलन बनाए रखना होगा, जिससे क्या है, एक देश की, एक राष्ट्र की संविधान की पहचान दिखेगी। नेक्स्ट देखिए, संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है कि संविधान जो है, संविधान की रूपरेखा क्या हो सकती है कि जैसे हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और कितने भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं। तो ये क्या है, एक संविधान की रूपरेखा तैयार है। तो इसी प्रकार से किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की संविधान की सबसे पहले क्या करनी चाहिए, रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, संविधान को देश की आधारभूत विधि मतलब फंडामेंटल लॉ भी कहा जा सकता है, जो जनता के विकास व उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। तो सबसे पहले आधारभूत विधि क्या होता है, फंडामेंटल लॉ क्या होता है। जैसे मान सकते हैं, जैसे भारत में कुल कितने अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं 6। तो ये सारे अधिकार हैं जो व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को दिखाता है। और साथ साथ में कुछ ऐसे नियम भी हैं, जो कोई अपराध करता है, कोई दोषपूर्ण होता है, तो उसके लिए भी सरकार ने अलग से कोई नियम बनाए गए हैं, वो कानून बनाए गए हैं। तो इस प्रकार कोई भी संविधान किसी भी देश की क्या है, आधारभूत विधि जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमने बात करी है वो केवल संविधान को पढ़ा है। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो भारत का संवैधानिक विकास की बात करेंगे, भाई किस प्रकार से संवैधानिक विकास हुआ भारत के अंदर। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर बेसिक जान लेते हैं, थोड़ा सा जो बेसिक समझना है कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो उस समय भारत के शासक कौन थे, उस समय भारत के राजा कौन थे। तो उस समय भारत के राजा थे अकबर। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, और हम कुछ ऐसे नियम भी पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर चार्टर्ड लगाया। ठीक है, चार्टर्ड होगा, अभी इसमें आएगा, हम समझेंगे चार्टर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे आदेश पत्र होता है, घोषणा पत्र होता है, ये सारा किस प्रकार से भारत में संवैधानिक विकास हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ। यह क्रमिक विकास का परिणाम है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो भारत का संविधान है वो एक ही समय पर नहीं लिखा गया, वो एक ही समय पर नहीं बना। ठीक है, ये धीरे धीरे विकास हुआ है इसका। ठीक है, क्रमिक मतलब कई सालों भर, धीरे धीरे कई साल गुजरते रहे, तो ये क्या है, संविधान का निर्माण होता गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में संविधान का विकास होता है। ठीक है,
कैसे धीरे धीरे जो प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, जो धीरे धीरे जो ब्रिटिश सरकार जो अधिनियम जो एक्ट पारित कर रही है, किस प्रकार से भारत का एक संविधान बन रहा है, ठीक है, उसकी नींव धीरे धीरे चढ़ रही है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए, भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। संविधान, भारत में जो संविधान का विकास हुआ है उसको हम दो भागों में बांटेंगे। तो पहला कौन सा है? पहला है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, ठीक है, और दूसरा है ब्रिटेन की सरकार, ठीक है, ब्रिटेन की सरकार, क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। तो ब्रिटेन की सरकार को हम क्राउन भी कहते हैं, ठीक है। तो हमको ये समझना जरूरी है, जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ है, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है वो एक तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत विकास हुआ है, और दूसरा जो विकास हुआ है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत विकास हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब समझने वाली बात यह है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो विकास हुआ है उसके अंदर कौन कौन से एक्ट आते हैं, ठीक है, कौन कौन से एक्ट लागू होते हैं। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्ट लागू हुए हैं, बाद में जो ब्रिटिश क्राउन है, तो ब्रिटिश सरकार ने है किस प्रकार इस एक्ट को बाद में इस अधिनियम में बदलाव किए हैं। तो सबसे पहले जो आज का जो हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपको ये दिख रहा है ना, आप ये देखिए, जितना भी आपको ये दिख रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी आपको एक्ट दिख रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1853। और अब देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से अधिनियम है, ठीक है। तो देखते हैं ब्रिटिश शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि किस प्रकार से 1773 से लेके आज़ादी 7 तक किस प्रकार से भारत का संविधान तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे कि जो भारत में संवैधानिक विकास हुआ है वो किस एक्ट से हुआ है। वो हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रेगुलेटिंग एक्ट। बाद की वीडियोस में हम इन सबको कवर्स करेंगे, ठीक है। तो आज का है तो जो टॉपिक है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे, ठीक है। जो भारत में ब्रिटिश आए थे एक व्यापार के तौर पर आए थे, एक व्यापारी के तौर पर आए थे। कब आए थे? 1600 ईस्वी में आए थे, ठीक है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। जिस समय ब्रिटिश भारत में व्यापार करने आए थे तो उस समय ब्रिटिश की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर। ये जो चार्टर्ड शब्द है इसका मतलब होता है कोई घोषणा पत्र या कोई आदेश पत्र, ठीक है। ये महारानी एलिजाबेथ ने कोई चार्टर निकाला था, कोई घोषणा पत्र निकाला था कि अब भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। ये महारानी एलिजाबेथ ने घोषणा करी थी कि भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, देखो फ्रेंड्स, 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिया था, ठीक है। दीवानी का मतलब क्या होता है? एक टैक्स कलेक्ट होता है, ठीक है। किस प्रकार से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टैक्स कलेक्ट कौन कर सकता है? ये ब्रिटिश कर सकती है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक कहानी है, ठीक है। उस कहानी को हम समझते हैं कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो बहुत ज्यादा चालाक थी, ठीक है। अब वो भारत की जो राजनीति वो जानती थी, भारत की जो राजनीति थी वो ब्रिटिश सरकार वो अच्छे से जानती थी। तो सबसे पहले हुआ क्या कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जितने भी भारत में शासक थे, ठीक है, उनको एक दूसरे के खिलाफ क्या है, भड़काया गया, ठीक है। उनके अंदर राजनीति, ठीक है, राजनीति विरुद्ध क्या किया, उनको भड़काया गया, ठीक है। तो उनका क्या काम था अंग्रेजों का कि जितने भी राजा महाराजा है उनको अलग करना होगा, ठीक है। और अंग्रेज कि भारत में जितने भी शासक हैं उनको लड़ा लड़ा कर क्या है, उन पर फूट डालना था, ठीक है। जिससे क्या है, अंग्रेज अपना कब्जा कर सके भारत पर, ठीक है। तो इसी समय क्या होता है, इसी समय क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में क्या है, प्लासी का युद्ध होता है।
और दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, जो 1764 में होता है। तो ये जो दो युद्ध हुए हैं, ये जो दो युद्ध हुए हैं, ठीक है, वो शासक और ब्रिटिश के बीच में हुए हैं। तो इन दोनों युद्ध में कौन विजय रहा है? ब्रिटिश विजय रही है, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि ब्रिटिश की सत्ता और ज्यादा मजबूत हो गई। तो इसी कारण क्या हुआ था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, अपना राजस्व, ठीक है, अपना टैक्स कलेक्ट के साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यहाँ से ब्रिटिश सरकार एक मजबूत पक्ष में निकलती है, ठीक है। उनका काम था कि भारत में जितने भी राजा, जितने भी शासक है, उनमें फूट डाल देना। 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ठीक है। ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून व आदेश पत्र, ठीक है, जिसको कंपनी चार्टर्ड जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती थी। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि भाई 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के बाद वहां पर क्या था, ब्रिटेन, जो ब्रिटेन सरकार थी, ब्रिटेन क्राउन थी, ठीक है, उसने अपना संसद, क्या था, संसदीय विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून बनाए, ठीक है, अपना संसदीय प्रणाली स्थापना करी ब्रिटेन सरकार ने, ठीक है। और साथ साथ में क्या हुआ, आदेश पत्र जारी किए, ठीक है। किसके खिलाफ किए थे? ये इसलिए किया गया था, देखो, ये जो आदेश पत्र था ये जारी क्यों करते थे, क्योंकि होता क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो भारत में एक निजी व्यापार तौर पे करती थी, ठीक है। क्या करती थी, जितने भी जो गांव होते थे, आसपास के जितने भी इलाके होते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर ज्यादा क्या करती थी, टैक्स वसूलती थी। तो जो ब्रिटिश सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए वो एक आदेश पत्र जारी करते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो, इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार की, ठीक है। यही जो अधिनियम, जो भी अधिनियम और जितने भी कानून लग रहे हैं, इन्हीं से धीरे धीरे भारत का संविधान तैयार हो रहा है, ठीक है। इन्हीं से भारत में क्या हो रहा है, संविधान तैयार हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा 1773 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। ये भारत के संविधान लिखने में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, 73 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। पॉइंट है, देखो, हुआ क्या गया था कि भाई 1773 में क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, स्थापित किया गया। इसको स्थापित करने का अर्थ ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या हुआ, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी उस पर किसका शासन हो गया, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का शासन हो गया, ठीक है। अब हमको किस बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है, हमको ये समझना है कि भाई जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिस समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, तो उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ, ठीक, द्वारा गोपनीय समिति, सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई, ठीक है। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है ना, वो एक सीक्रेट कमेटी के द्वारा आया था, ठीक है। वो कब आया गया था, 1773 में पारित हुआ था, ठीक है, जिसको बाद में क्या बोला गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं स्थापित की गई, ठीक है। सबसे पहले आता है निदेशक मंडल, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, और दूसरा आता है हितधारकों का मंडल, जिसको कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ना ये कोर्ट ऑफ है, ठीक है फ्रेंड। अब इस इन दो मंडल, इन दोनों को इंग्लैंड में, इन संस्थाओं को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में चुपचाप से गलत तरीके से निजी व्यापार कर रही थी, ठीक है, उस निजी व्यापार को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड में ये दो मंडल क्या है, गठित किए गए, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब हुआ क्या, देखो, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है, तथा इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। जैसे ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, तो जो बंगाल था, ठीक है, जो बंगाल के जो गवर्नर थे उसको क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। और जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हम कह सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछता है, लॉर्ड वारन हेस्टिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है,
इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, जैसे ये अधिनियम चल रहा था तो कलकत्ता में 1774 में क्या हुआ, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक मुख्य न्यायाधीश कौन था? ठीक है फ्रेंड, जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश था, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, वो कौन था? सर एलिजा इम्फे। ठीक है, एलिजा इम्फे क्या थे? कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हुआ क्या, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों के उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी निजी व्यापार करती थी। ठीक है, उसको प्रतिबंध लगाने के लिए, ठीक है, और भारतीय लोगों से जैसे गिफ्ट्स लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, ठीक है, इस पर क्या किया, ब्रिटिश संसद ने क्या किया, प्रतिबंध कर दिया इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जिसे कंपनी की गवर्निंग बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ठीक है, और लास्ट में कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, अब जैसे भारत में कुछ भी होता है, ठीक है, तो कंपनी की ड्यूटी क्या थी? कंपनी के लिए क्या था कि भारत में जैसे कुछ भी राजस्व इकट्ठा करना, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी सीधे किसको देना था? ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा कि किस प्रकार भारत का संवैधानिक विकास होता है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम सारे एक्ट और लास्ट तक, ठीक है, 1947 भारतीय स्वतंत्र अधिनियम तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद।